जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी विद्यार्थी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 और 27 को टारगेट करते हुए हम आपके साथ में यूपीएससी का रिवीजन कंप्लीटली करा रहे हैं। आपका ये फाउंडेशन कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हमने अब तक आपके साथ में इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है विद पीवाईक्यू के साथ। हमारे दो सेशन इस पे चल रहे हैं। एक आपका चल रहा है यही इकोनॉमी और दूसरा हमने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी। प्रिय व्यूअर्स, आपके दो कंप्लीट हो गए हैं सब्जेक्ट और दो चल रही है हमारी क्लासेस। आज की परिचर्चा जो हम आपके साथ में बात करेंगे, विस्तार से समझेंगे, जानेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये क्लास है आपकी मेंस और प्रीलिम्स को दोनों को टारगेट करते हुए, ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। प्रिय व्यूअर्स, अगर आप बात करते हैं इकोनॉमी में एक टॉपिक आज की इस क्लासेस में, आज की क्लास की बात कर ले, आज क्या क्या देखोगे सर? आज हम दो टॉपिक देखेंगे। पहला गरीबी और दूसरा बेरोजगारी। आज हम दो टॉपिक आपके कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और विस्तार पूर्वक इनको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपका एक पर्सपेक्टिव, गरीबी को देखने का दृष्टिकोण और विद करंट अफेयर के साथ इसको अपडेट करते हुए हम आपकी क्लास को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, एक 4A साइज का पेपर ले लीजिएगा, इस टाइप्स का, ऐसा पेन पेंसिल ले लेते, इस प्रकार का आप ले लेंगे, ठीक है। पेपर ले लेंगे या नोट्स वो ले लेंगे। और कुछ चीजें मैंने स्पेशली तैयार की हैं ताकि आपको मैं अपने इनपुट्स दे सकूं और अपने खुद के जो नोट्स हैं उन नोट्स का भी एडिशन में आपको विस्तार से क्या है बता सकूं। तो आज की इस परिचर्चा में हम आपके साथ में जो चर्चा करेंगे, खासतौर पर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि गरीबी और बेरोजगारी के बारे में जानेंगे। यूपीएससी परीक्षा से पहले आप इसको जरूर देख लें, आप इसको, बेस्ट वीडियो है ये यूट्यूब पर। इतिहास से लेकर अब तक हम गरीबी बेरोजगारी के बारे में जानेंगे। और मेरा नाम मिस्टर कुमार, एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर आप इसको देख रहे हैं। अगर आपको चीज़ें पसंद आए, सेशन ठीक लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, और गलत लगे तो आवश्यक रूप से अपना फीडबैक भी अवश्य रूप से आपको देना है। तो चलिए, आइए फिर समय न गवाते हुए आज के सेशन को आगाज करते हैं और आज की क्लास को आगे बढ़ावा देते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है आपका बेरोजगारी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पहला टॉपिक है आपका गरीबी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉवर्टी। पॉवर्टी कहा जाता है इंग्लिश में। बोले सर गरीबी, गरीब कौन? गरीब एक समय तक कहा जाता था जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, जरा ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन समय समय पर क्या हुई है, परिवर्तित होती हुई आपको देखने के लिए मिलेगी। इसकी डेफिनेशन समय समय पर आपको परिवर्तन इसकी डेफिनेशन में हुआ है। मतलब सर, पहले एक समय तक जो गरीब कहलाता था उसको कहते थे जिसके पास में रोटी, गरीब कौन होता था एक समय के पास में? अगर हम देखें, 1 सेकेंड रुकिएगा, यहां पे नहीं, आपको इधर बताते, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, हेडिंग उठती है, क्वेश्चन ये उठता है, गरीब कौन? क्वेश्चन ये उठता है कि गरीब कौन? ये जो डेफिनेशन है गरीब कौन, खासतौर पर वह गरीब होता है जिसके पास, लिखना, नोट डाउन करना, शॉर्ट में आपको नोट्स भी बनवा देंगे। गरीब कौन? वह व्यक्ति
1 सेकेंड रुकिएगा, मैं पॉइंट लिख देता हूं। गरीब कौन? गरीब होता है आपका जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान का अभाव होता है, गरीब कहलाता है। गरीब कौन होता है? खासतौर पर जो रोटी, कपड़ा, मकान अगर सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है। ये जो डेफिनेशन हुआ करती थी, ये जो आपकी खासतौर पर अवधारणा होती थी, ये अवधारणा 1990 के दशक तक ये अवधारणा चलती थी, 1990 के दशक तक। इसके पश्चात क्या हुआ? 1990 और 91 में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव भारत में देखने के लिए आपको मिलता है। इसमें होता है एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म, बोले सर ये क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सिलेंडर? नहीं। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। मतलब भारत में अब आप देखोगे एफडीआई और एफसीआई के रूप में भारत में भरमार होती हुई आपको दिखी। भारत अब विश्व के साथ में जुड़ता हुआ प्रतीत होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात करने का प्रयास किया जाएगा। तो अब ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बदलेगी, क्योंकि जब देखो एफडीआई आया तो उसको क्या है? रोटी मिलनी शुरू हो गई, कपड़ा मिलना शुरू हो गया, उसके पास उसने संपत्ति कमानी शुरू कर दी, वो प्राइवेट सेक्टर में चला गया और नौकरी उसको मिल गई, तो उसने रोटी, कपड़ा, मकान उसको मिल जाता है। और विभिन्न प्रकार की सरकार की स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल मिशन, सोलर पैनल स्कीम, विभिन्न प्रकार की आप देखोगे रोटी को लेकर के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का, जिसमें बीपीएल और एपीएल के तहत में भारत में क्या होता है? बीपीएल वालों जो पॉवर्टी आप देखोगे बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे की जनसंख्या है उसको 35 किलोग्राम राशन मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा, मुफ्त मिलेगा। और अपर पॉवर्टी जो आपकी लाइन है उसको भी मिलेगा पर पर्सन। प्रधानमंत्री आप देखोगे खाद्यान्न स्कीम, ये ऐसी स्कीम प्रोवाइड करवानी शुरू कर दी ताकि रोटी मिल सके, कपड़ा मिल सके और मकान मिल सके। तो ये अवधारणा खासतौर पर कंप्लीट होती है 1990 के दशक तक। लेकिन चीजों में परिवर्तन हो जाता है 1990 के दशक के बाद। मतलब कि 1990 के बाद हो जाती है अवधारणा कुछ ये, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिकता और यहां पर इधर लिख देंगे रोजगार। ये सब होना चाहिए। मतलब कि अब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है। मूलभूत आवश्यकताएं क्या है सब? अगर उसको रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, बिजली मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, नैतिक विकास हो रहा है और रोजगार हो रहा है। आपको क्या लगता है? गरीबी के अब पैमाने बदल चुके हैं। पढ़ लिख कर व्यक्ति अमीर नहीं हो जाता है। आज के पैमानों के तहत आज गुणवत्ता भी देखी जाती है। आज गुणवत्ता भी आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं आर्थिक रूप से तो संपन्न हो गए, लेकिन नैतिक रूप से उनकी संपन्नता बहुत निम्न है और बहुत गरीब है। वो सोचते वही हैं जो नहीं सोचना चाहिए। मस्तिष्क के रूप पर उनका विकास नहीं हुआ। मस्तिष्क के रूप पर आज भी उनके दिमाग में रूढ़िवादिता प्रतीत होती है। आज भी वह उस क्षेत्र में गरीब आपको प्रतीत होते। तो आज अवधारणा बदल गई है। जिसके पास खाने के लिए खाना पीने के लिए पानी, रहने के लिए मकान, सोच के लिए शौचालय, पढ़ने के लिए विद्यालय,
और चिकित्सा के लिए चिकित्सालय, हेल्थ के लिए चिकित्सालय और स्किल, इन सब के अलावा नैतिक विकास अगर होता है, गुणवत्तापूर्ण चीजें होती हैं। आपने कहा सर रोटी कपड़ा मकान हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, सरकार ने कहा, बोले जो आप रोटी दे रहे हैं उनको, जो अनाज दे रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2013 के तहत आप देखोगे एपीएल और बीपीएल जनसंख्या को, उसमें आने वाली उस वर्ग को कितना गुणवत्तापूर्ण है। क्या आप उसको केवल गेहूं और चावल ही प्रोवाइड करवा रहे हैं या मिलेट्स भी है या कुछ और वस्तुएं भी है? आपने जो मकान बना के खड़ा कर दिया, क्या केवल वो छप्पर का मकान है या फिर वो केवल ईंटों से बनाया गया मकान है और उसमें कुछ और नहीं? क्या उसमें बिजली है? क्या उसमें एलपीजी कनेक्शन है? क्या उसमें पानी की सप्लाई है? क्या उसमें प्रॉपर साफ सफाई है? क्या उसमें गार्डन है? क्या वो बिल्कुल एक तरीके से गुणवत्तापूर्ण बनाया गया है? तो ये सारी चीजें आज गुणवत्ता के स्तर पर देखी जाती है। आप कहते हैं सर शिक्षा आज गुणवत्तापूर्ण है क्या? आप प्राइवेट शिक्षा सिस्टम को देखो, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को देखो और गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को देखो, आपको फर्क स्वस्थ मिल जाएगा। आप कहते हैं स्वास्थ्य को लेकर के सरकार विभिन्न प्रकार के काम कर रही है। सर स्वास्थ्य के स्तर पर भी आप प्राइवेट आप देखोगे, हॉस्पिटल को देखो और शहरी हॉस्पिटल को देखो, अंतर तो है। तो आज की अवधारणा क्या है? गरीब वह व्यक्ति होता है जो मूलभूत आवश्यकताओं को अपनी पूरा नहीं कर पाता है, जो रोजी रोटी कपड़ा मकान बिजली रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य और नैतिकता का विकास नहीं कर पाया। आज की गुणवत्ता के अनुसार तो क्या हो गया? वो गरीब कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। क्लियर हुआ? गरीब की अवधारणा की क्लियर हुई चीजें। इसके साथ साथ अगर हम देखें 2011-12 के अनुसार 2011-12 के अनुसार उस समय सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। सुरेश तेंदुलकर एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने कहा कि भारत में 21.9% लोग क्या हैं? गरीब हैं, गरीब हैं, इन्होंने कहा था। क्लियर? मतलब कि 2011-12 की जनगणना के अनुसार अगर आप इसको बिलियन में कहें तो आप कहेंगे 1.21 बिलियन जो व्यक्ति हैं भारत के, वो गरीबी रेखा में जीवन व्यतीत करते हैं। आई होप कि ये जो गरीबी वाला शब्द है, कई स्टूडेंट्स के ये शब्द ही नहीं क्लैरिफाई होता है। तो गरीब वह होता है जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, उसको गरीब कहते हैं। मूलभूत आवश्यकता है आपका रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य बिजली, ये सब क्या है? मूलभूत आवश्यकता है। इनके बिना आप जीवन नहीं जी सकते। क्लियर हुआ? चलिए अब जरा देखते हैं हमारी टीम की जो मेहनत हुई है उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, गरीब खासतौर पर उन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव होता है जो व्यक्ति तथा उसके परिवार स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने में आवश्यक होता है। मतलब कि जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा है? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब होगा। गरीबी निम्न आप देखोगे जीवन यापन स्तर करने असमर्थता है, यानी जब निम्नतम जीवन यापन स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सके। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कहा है यदि कोई निम्नतम जीवन व्यतीत कर रहा है तो वो गरीब है। विश्व बैंक ने कहा है, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक है, उसकी रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट जो है उसकी रिपोर्ट है। लेकिन विश्व बैंक की बात कर लें, इसने कहा है कि व्यक्ति जिसकी प्रतिदिन आय कितनी 1.9 अमेरिकी डॉलर से कम है वह व्यक्ति गरीब। ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार चीज है। इन्होंने केवल एक आर्थिक क्राइटेरिया निश्चित किया है। आपको क्या लगता है जो आपकी विश्व बैंक है, देखो नाम में छुपा हुआ है अर्थव्यवस्था इसके, तो इसने आर्थिक पर्सपेक्टिव से चीजों को बताया। लोग तो सामाजिक रूप से भी गरीब होते हैं। यदि आप किसी एक पार्टिकुलर वर्ग से आते हैं और उसमें समाज की जो हायरार्की है, उस हायरार्की के तहत समाज आपको उस दयाहीन भावना से देखता है, आपको तुच्छ भावना से देखता है। और यदि आप आगे बढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं, आप आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से संपन्न तो हुए,
लेकिन क्या आप सामाजिक रूप से उस गरीबी के उस ढांचे को पार कर पाए जो समाज ने सदियों पुरानी एक पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ऊपर थोपा हुआ है? तो वहां पर भी गरीबी की अवधारणा को अलग अलग तरीके से अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। एक समाजशास्त्री सामाजिक दृष्टिकोण से गरीबी की अवधारणा को देखेगा, एक फिलोसफर आप देखोगे फिलोसफी के पर्सपेक्टिव से गरीबी को देखेगा, एक इकोनॉमिस्ट वो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से गरीबी को देखेगा, एक पॉलिटिशियन जिसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी खासतौर पर अगर, तो वो पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से देखेगा, और यदि हिस्ट्री के बैकग्राउंड का कोई विद्यार्थी है तो वो हिस्ट्री के बैकग्राउंड से देखेगा कि देखिए गरीबी, इसलिए गरीब वह व्यक्ति कहलाता है, लेकिन इन सब की जननी समाज है। समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से गरीबी को देखने का प्रतीत किया जाता है कि आप आर्थिक रूप से, क्योंकि समाज क्या है, समाज अपनी मूलभूत अवस्थाओं से मिलकर एक व्यवस्था के तहत सामाजिक सिस्टम काम करता है, उसमें एक गरीबी आपकी आती है। तो विश्व बैंक ने तो कहा कि यदि 1.90 प्रति डॉलर अगर व्यक्ति को नहीं हो पा रही है जिसकी प्रतिदिन इनकम इतनी, मतलब कहने का तात्पर्य है अगर आज के परसेप्टिव से देखें तो 9 दूनी 18, 180 और 1 1 2 92, तो लगभग 182 रुपए अगर किसी के पास नहीं है, 91 का ना डॉलर, तो वो गरीब है। प्रतिदिन अगर आप कितने नहीं कमा रहे, यदि आप 200 रुपए नहीं कमा रहे हैं लगभग, या मैं कहूं इसको अगर आप ले रहे हैं, हाँ 150 175 रुपए अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं तो आप गरीब कहलाएंगे। किसके दृष्टिकोण से? वर्ल्ड बैंक के दृष्टिकोण से। क्लियर हुआ? चलिए सर, एकदम क्लियर। अब इसमें कई ऐसी समितियां और कमेटियां गठित की गई थी, उन समितियों ने समय रहते हुए अपनी कई रिपोर्टें प्रकाशित की। उसी में योजना आयोग ने 1962 में एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और उसमें कहा कि ग्रामीण क्षेत्र 20 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक व्यय अगर कोई करता है, देखो यहां पर ये बायस्ड है, क्यों बायस्ड है? क्योंकि इनको पता है व्यक्ति की आय कहीं से हो, डजंट मैटर उसने खर्च कितना है। अगर कोई व्यक्ति खर्च करता है तो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, और 1962 में ज्यादा पुराना नहीं है, 1962 20 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक आय है, ये एक महीने की 30 दिन की आय है 20 रुपए। आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब कि 30 दिन में आप केवल 20 रुपए ही कमा रहे हैं, आपकी जो अर्निंग है वो 1 रुपए से भी कम है प्रतिदिन की। आप जरा सोचिए, हम गरीब देश के नागरिक हैं, हम गरीब हैं, तो हमारे पैमाने कुछ अलग होते हैं। तो 1962 में 1962 में आप देखोगे 20 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक व्यय को रखा गया। सर व्यय ही क्यों रखा गया? वो आलोचना के परसेप्टिव से देखेंगे, है ना। शहरी क्षेत्रों में 1962 में 25 रुपए प्रति मासिक व्यय रखा गया कि यदि कोई व्यक्ति एक महीने में मासिक स्तर पर महीने में 25 रुपए खर्च करता है तो वो गरीब नहीं होगा। 1962 के दृष्टिकोण से अगर हम देखें 20 रुपए अगर कोई खर्च करता है ग्रामीण क्षेत्र में है तो वो गरीब नहीं होगा। इसके अलावा 1971 में BMN राय एक फार्मूला आया था 1971 का। इसके माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन 2250 कैलोरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर गरीबी आपको दिखाई दे रही है और इसका जो मापन दृष्टिकोण है वो मुद्रा है, ये ध्यान में रखना है मनी के परसेप्टिव से गरीबी को, क्योंकि हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी के विद्यार्थी। तो यदि कोई व्यक्ति 2250 कैलोरी दोनों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राप्त कर पा रहा है तो गरीब नहीं होगा। अलंग समिति बनाई गई थी आपकी 1979 में और उसने ग्रामीण क्षेत्रों में कहा था कि 49 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक आधार पर एक महीने में यदि कोई व्यक्ति 49 रुपए खर्च करता है तो वो गरीब नहीं होगा। शहरी क्षेत्रों में कहा कि 56.64 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक रूप से अगर खर्च करता है तो वो गरीब नहीं होगा। मतलब कि एक को 49 पर टांग दिया और एक को लगभग आप देखो 56.5 पर टांग दिया। 1989 में एक कमेटी गठित की गई थी, लकड़वाला समिति। यह मोस्ट है। बोले सर क्यों? क्योंकि इसने प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा को निर्धारित किया। इस कमेटी ने हर एक स्टेट को लेकर के अलग अलग गरीबी की आप देखोगे प्रायिकता दर्ज करी।
बोले सर कैसे? उदाहरण से समझाते हैं, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए हैं और आपको उसी से थोड़ा सा जोड़ के आगे लाने का प्रयास करते हैं। प्रिय व्यूवर्स, जरा समझना, अगर मैं कहूं आपसे ये भारत है और ये मान लेते हैं यहां पर आपके मणिपुर का कोई व्यक्ति है, मणिपुर का, क्लियर, मणिपुर का कोई व्यक्ति है, और यहां पर आपका ये मुंबई है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई का कोई व्यक्ति, मुंबई का कोई व्यक्ति है। जब ये मणिपुर का व्यक्ति मुंबई आएगा और यदि आकर के यहां देखेगा तो इसको लगेगा मैं शायद दूसरे कंट्री में आ गया हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि जो इमारतें, जो फैसिलिटी, जो कल्चर, जो खान पान, जो रहन सहन, वो जो तरीके देखेगा, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह का लेवल देखेगा, क्या वो मणिपुर में देखेगा? नहीं ना। तो उसको मणिपुर में वो चीजें नहीं मिलेंगी, अपने आप को वो गरीब महसूस करने लगता है। ये जो पलायन प्रवासन जो होता है, इसका कारण क्या है? गरीबी। तो कई कारण पर आएंगे अभी, लेकिन ये लकड़वाला समिति ने कहा कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग गरीबी अगर देखें, मणिपुर की गरीबी अलग है और महाराष्ट्र की गरीबी अलग है, दिल्ली की गरीबी अलग है और चंडीगढ़ की गरीबी अलग है, अंडमान निकोबार की गरीबी अलग है और दमन एवं दीव की अलग है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया कि जम्मू कश्मीर की गरीबी अलग है और उत्तर प्रदेश की गरीबी अलग है। अगर आप लद्दाख में रह रहे हैं, आपको वहां पर 2 वक्त का खाना मिल जाए, इनफ है, वो गरीबी। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, भूखे तो नहीं रहोगे, लेकिन कहीं और पिट जाओगे। लद्दाख में आप भूखे रह सकते हो। एक भारत के कल्चर की मैं बात करता हूं, एक स्वाभाविक की बात करता हूं। भारत में एक कल्चर है, कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी व्यक्ति, आपने देखोगा भारतीय कल्चर में हमारे यहाँ फूड बहुत दिया जाता है, खाना, कि ये लो, कोई साधु संत आते हैं, महात्मा लोग आते हैं, तो उनको क्या देते हैं? मनी नहीं, मुद्राएं नहीं देते, खाने की वस्तु दे देते हैं कि ये लो, आप रख लो। अनाज दे देते हैं, ठीक है, कच्चा अनाज दे देते हैं, ये लो, और इसको लेकर के आप बना लीजिएगा, आराम से रहिएगा अपनी कुटिया में, इतने दिन का आपके पास राशन हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे पास में केवल एक वही ऑप्शन है। उसका रीजन है कि हम कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के अंतर्गत खाद्यान्न का संकट नहीं है, उस संकट को क्रिएट किया जाता है सिस्टम के द्वारा। हमारे यहां IFC जो गोदाम होते हैं, IFS के गोदाम जो होते हैं, इंडियन जो आपका फूड कॉरपोरेशन है, उसमें अनाज सड़ जाता है, खराब हो जाता है। आपको एक तथ्य बता देता हूं, गरीबी की बात कर रहे हो तो यूरोप में एक वर्ष में इतना, इंग्लैंड के अंदर, यूरोप का एक कंट्री है इंग्लैंड, जिसने आप पर 200 वर्षों तक शासन किया, लगभग उस कंट्री की बात कर रहे हैं। तो वो कंट्री, वो जो देश है, वो इतना उत्पादन करता है एक वर्ष में, भारत इतना बर्बाद करता है एक वर्ष में। जानते हो कैसे? सिस्टम की वजह से। तो जो लकड़वाला समिति थी, उसने प्रत्येक राज्य को लेकर के अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण किया। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका कहना है कि 205 रुपए प्रति व्यक्ति एक महीने में, और शहरी क्षेत्रों में 281 रुपए प्रति व्यक्ति। आप देखोगे कब? ये 89 की बात है, 1989 की, पुरानी नहीं है ज्यादा। हाँ, तो यहां पर इस चीज को आप समझ सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में इन्होंने कहा था कि 281 रुपए होने चाहिए प्रति महीना, और ग्रामीण क्षेत्रों में 205 रुपए। देखिए जरा, ये है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये बनाई गई थी 2009 में। ये तो ज्यादा पुरानी नहीं है। आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जो 2009 से पहले 95 के 98 में आपने बर्थ आपकी हुआ होगा। क्लियर? आप में से कई होंगे ऐसे विद्यार्थी। ये सुरेश तेंदुलकर आपके समक्ष है। कैलोरी के स्थान पर इन्होंने प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार बनाया। शहरी क्षेत्रों में कितना बताया? 1000 रुपए प्रति व्यक्ति, मतलब कि 33 रुपए प्रतिदिन की बात करें। अगर शहर में कोई व्यक्ति है और यदि वो 33 रुपए खर्च कर पाता है डेली, प्रतिदिन, तो वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आता है, गरीब नहीं। शहरी क्षेत्रों में बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बताया 816 रुपए, मतलब कि 27 रुपए प्रतिदिन।
क्लियर? प्रतिदिन अगर खर्च पाते हो तो आप गरीब नहीं। देखिए यहां पर 2009 की बात कर रहे हैं, मैं भी स्कूल जाता था उस समय, आप में से बहुत विद्यार्थी जाते हो। तो यहां पर 33 रुपए की बात हो रही है। आपको मालूम है मैं 2010 में 9 में, मैं अपना बता रहा हूं, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, डेली बेसिस पर खर्च करता था स्कूल में, डेली बेसिस पर, डेली मतलब डेली। डेली बेसिस। आप बोलोगे सर आपने तो अपना एग्जांपल दिया ना, इसका वहां पर क्या रिलेवेंस है? इसका रिलेवेंट है। मैं उन व्यक्तियों को भी जानता हूं जो डेली बेसिस पर, बच्चों की बात कर रहे हैं, स्कूल को जाते, वो 20 रुपीज 30 रुपीज लाया करते और खासतौर पर खर्च किया करते, परंतु वो गरीबी रेखा में जीवन व्यतीत करते, वो बीपीएल और एपीएल वाली लिस्ट में आते। उनके पास भूमि का कोई टुकड़ा नहीं, घर में कोई इतना बड़ा शिक्षित और विकसित पर्सन नहीं, लेकिन वो भी तो खर्च करते और वो ऐसे कार्यों में संलिप्त थे, आप सुनोगे तो आपकी रूह कांपेगी। एकदम हार्ड वर्क, कंस्ट्रक्शन का वर्क, एकदम हार्ड वर्क। तो आप जरा समझ सकते हैं कि आप गरीबी को, पहली बात बेरोजगारी को, गरीबी को आप एसी के कमरे में बैठ करके क्या आप समझ सकते हैं? सुरेश तेंदुलकर समिति ने गांव-गांव जाकर के, गांव के ग्रामीण जमीनी स्तर पर जाकर के सर्वे किया होगा? नहीं। उन्होंने डाटा लिया होगा, पुराना डाटा लिया होगा, जो पहली रिपोर्ट है उनको देखा होगा, उन्हीं में से निकाला अच्छा अच्छा ये हो गया होगा, कुछ सर्वे ले लिए होंगे, क्योंकि 2009 में और उस समय जनगणना हो रही थी 11-12 में, तो वहां से डाटा कलेक्ट करके और इसको प्रस्तुत कर दिया। हम जनगणना को भी जानते हैं किस लेवल से होती है, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए हैं। मानव बड़ा स्वार्थी और आलसी होता है। तो खैर यहां पर आप देखेंगे तेंदुलकर, जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, उसने कहा था 1000 रुपए प्रति माह अगर शहरी क्षेत्रों में कोई व्यक्ति खर्च कर पाता है तो गरीबी रेखा में नहीं आता है। या मोटा माटी आप देखिए 33 रुपए प्रति व्यक्ति एक महीने में कर पाता है, प्रतिदिन माफ कीजिएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए है प्रति महीना, 27 रुपए प्रतिदिन। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं, ये मान्यवर आपको दिख रहे हैं। उसके बाद 2000 की जनगणना होती है। जनगणना 2000 आपका सेंसस होता है 2011-12। उस समय ही इसके बाद में सी रंगराजन समिति का गठन होता है 2012 में, और यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है गरीबी के ऊपर। मालूम है ये क्या कहते हैं? ये मान्यवर है, ये कहते हैं कि शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, मतलब कि जो शहर में रहेगा व्यक्ति, जो सिटीज वाले एरिया में रहेगा, जो आपके सिटीज के रीजन है वहां की अगर हम बात कर लें तो 1407 रुपए 2012 में, समझ पा रहे हैं? मतलब कि 47 रुपए प्रति व्यक्ति दिन की बात करेगी प्रतिदिन। और जो आपके विलेजेस हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनकी बात कर लें तो 972 रुपए और 32 रुपए प्रति माह, 32 रुपए प्रतिदिन। अगर कोई व्यक्ति खर्च करने वाले लोग हैं तो वो गरीब है, ठीक है? इससे अगर कम खर्च करेंगे तो क्या हो जाएंगे? गरीब होंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 2012 में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, 11-12 में, तो और 32 रुपए आप खर्च करते हैं तो आप गरीब हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना, ये देख लो आप मान्यवर को। चलिए, तो सी रंगराजन एक यहां पर दिख रही है आपको, पहले से बायर्ड है कि आपको गरीबी का अगर इंक्लूशन करना है, आपको कैलकुलेशन करना है, उसके बारे में वास्तविक चीजें जाननी है, तो आपको खर्च पर ही चीजों को रखना होगा। और इन्होंने खर्च के आधार पर गरीबी को प्रतिपादित करने का, रिप्रेजेंट करने का सबने एक धोरे से प्रयास किया। भाई खर्च ही क्यों, आप आय से जोड़ो ना, और आय से जोड़ने लग जाएंगे तो बहुत गरीब आएंगे। उसकी इनकम कहां से हो रही है उससे जोड़ो ना। खैर वो हम जब आलोचना करेंगे तो उस पर आपको इसके बारे में और बताएंगे। फिर विषय उठता है, देखो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो आपका ऑफिस होता है, एनएसओ जिसको कहते हैं, 2019 में एनएसएसओ और
NSSO के विलय में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO का गठन हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। हुआ क्या था? एक तरफ था आपका NSSO और एक था आपका CSO। इन दोनों का विलय किया गया। कब किया गया था? 2019 में, और फिर बनाया गया NSO। 2019 से पहले भारत में गरीबी का अनुमान NSSO लगाया करता था, जिसकी स्थापना 1950 में हुई। केंद्रीय सांख्यिकी क्रियान्वयन और कार्यक्रम मंत्रालय के अधीन यह काम करता था। क्लियर? अब आता है पॉवर्टी लाइन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो, आप एक गंभीर संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कल्पना करा, और आपसे कहें समाज के अंतर्गत एक लाइन खींचनी है आपको गरीबी की, आपको गरीब बताना है, समुदाय में गरीबी बतानी है, तो क्या करोगे? अब आप कहोगे सर हम आय को देखेंगे या फिर खर्च कितना कर रहे हैं वो देखेंगे, है ना? आंसर आप सही दोगे। क्या आप अपने अंतर मन से आंसर सही दोगे? दोगे क्या सही? बताओ। चलिए आइए जरा लाइन खींचते हैं एक, जिसको हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन इन इंडिया। मान लीजिए यहां पर हमने एक लाइन खींच दी, ये लो, ये हमने एक लाइन खींच दी, इसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। क्या बोलते हैं? पॉवर्टी लाइन इसको बोलते हैं, और हमने ये लाइन खींच दी है। क्लियर? बोले सही है। आपने कहा, और इसके ऊपर, इसके जो अपर है इसको बोलते हैं APL, इसको बोलते हैं अपर पॉवर्टी लाइन, और इसके नीचे होता है BPL। देखो ना, BPL राशन कार्ड बनता है। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब कि इस लाइन से नीचे का जीवन व्यतीत करने वाले पर्सन को, समुदाय में आने वाले व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? APL और BPL कहते हैं। बोले बात सही। अब इसका निर्धारण आप कैसे करोगे? आपने कहा कि सर सुरेश तेंदुलकर समिति कहती है कि अगर आप 33 रुपए खर्च करते हो, शहरों में रहते हो, तो आप गरीब नहीं, और यदि गांव में रहते हो और 27 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर के आप खर्च करते हो प्रति, तो आप गरीब नहीं। ये 2009 में कह दिया साहब ने। वही सी रंगराजन समिति ने कहा कि 2012 के तहत अगर आप प्रतिदिन शहरी क्षेत्रों में 49 रुपए खर्च करते हो तो आप गरीब नहीं है, और यदि 32 रुपए आप ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करते हो तो गरीब नहीं। ये तो है इनके फैक्ट, ये तो है इनके तथ्य कि सर इस प्रकार आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, समझना। अब मैं कहूं आपसे, अज्यूम करें आप एक व्यक्ति की गरीबी मात्र कैसे माप रहे हैं? मुद्रा के आधार पर आप माप रहे हैं, और आपने कहा कि मान्यवर जो अपर पॉवर्टी लाइन है और आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन है, आप कह रहे हैं मान लीजिए ये शहर है। एक और ग्राफ बना लेते हैं यहां पे। मान लीजिए इसके नॉर्थ में, इधर उत्तर वाले क्षेत्र में लिख देते हैं शहर, और इधर लिख देते हैं ग्रामीण मतलब कि गांव। क्लियर? मान लीजिए आपने कहा सर अगर किसी की व्यक्ति की 33 रुपए प्रतिदिन वो खर्च करता है, कोई पर्सन 33 रुपए, और 40 रुपए प्रतिदिन कोई व्यक्ति शहर में खर्च कर रहा है। क्लियर? प्रतिदिन। तो आपने कहा इसके बीच का गैप है आपका 7 रुपए का। कई बार ये गैप इतना भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, शहरी क्षेत्र का मात्र कितने कर रहा हो, 31 रुपए खर्च करता हो, और ग्रामीण क्षेत्र का कुल 30 रुपए खर्च करता रहो। मतलब सर कहने का यह हुआ कि अगर 1 रुपया किसी की खर्च ज्यादा हो गया तो गरीबी से आगे चला गया। गरीबी से आगे चला गया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमारे यहां पर एक बड़ी समस्या है पॉवर्टी लाइन की। आप कहां पर जाकर के खींचना चाहते हैं, और कोई भी सरकार इसको मिनिमाइज करना चाहती है, इसको वो ऊपर नहीं बल्कि इसको दबाना चाहती है, वो अधिक से अधिक डाटे को कम करके दिखाना चाहती है। तो ये चीजें आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी।
क्लियर हुआ? एक और समिति थी, उसके बारे में भी और देख लेते हैं। तो ये पॉवर्टी लाइन है। एक अलंग कमेटी और लिख लेंगे। अलंग जो आपकी समिति है, सर ये क्या है? इन्होंने भी कैलोरी के आधार पर चीजों को मापा और इन्होंने कहा 2100 कैलोरी, ठीक है, 2100 कैलोरी और आपकी 2400 कैलोरी। 2100 कैलोरी की बात करी थी प्रति एक दिन गांव में। क्लियर? हाँ, 2400 कैलोरी कहां पर है? ग्रामीण क्षेत्रों में है, और 2100 कैलोरी है आपकी शहरी क्षेत्रों में। बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि गांव के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड, आप देखोगे लेबर और हार्ड आप देखोगे परिश्रम करते हैं, कठिन से कठिन परिस्थिति में रहते हैं। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिल गई है। कमिटियों के बारे में देखा, बेसिक अवधारणा क्या होती है वो देखा। इसके साथ साथ पॉवर्टी लाइन के उद्देश्य की बात कर ली कि गरीबों की संख्या का पता लगाना, नीति क्या होनी चाहिए, समीक्षा करना, वन साइट आप देखोगे फिट फॉर ऑल की बात की गई। तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं कि भाई कौन से एपीएल बीपीएल में आते हैं, उनका हमारे पास डाटा होगा और हम उनका समाधान कर सकते हैं जो उनकी प्रॉब्लम है। केंद्रीय सांख्यिकीय और क्रियान्वयन जो आपका मंत्रालय है उसके तहत आपका एनएसओ काम करता है और इसके नीचे नीति आयोग की रिपोर्ट को यह प्रकाशित करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं डेटा कलेक्शन मेथड के बारे में। देखो, दो डेटा कलेक्शन होता है हमारे यहां पर, दो डेटा कलेक्शन होता है आपका। एक होता है आपका कौन सा? एक होता है डाटा कलेक्ट जो हम करते हैं गरीबी का, एक होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड जिसको हम बोलते हैं यूआरपी, एक होता है मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड एमआरपी। इनके माध्यम से हम खासतौर पर गरीबी की अवधारणा को निकालते हैं। तो ये दो मेथड होते हैं, आइए जरा अब इनको समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड मतलब कि यूआरपी की बात कर लें तो ये 1993-94 तक गरीबी रेखा का निर्धारण के आधार पर था। लोगों से उनके 30 दिन के उपभोग व्यय के बारे में पूछा जाता था। यूआरपी पूछता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड में कि आपने 30 दिन में कहां कहां पर खर्च किया, यह आपसे पूछा जाता है। मिक्सिमाइड जो आपका मिक्स्ड रेफरेंसेस जो आपका पीरियड रहा है जिसको एमआरपी कहेंगे, ये खासतौर पर 1999 से 2000 से एनएसएसओ और वर्तमान में एनएसओ ने मिश्रित संदर्भ अवधि एमआरपी मेथड को अपनाया। 5 कम आवृत्ति वाली वस्तुओं के संबंध में पिछले 1 साल में लोगों द्वारा किए गए व्यय के बारे में भी पूछा जाता है। तो इससे क्या होता है? 5 से कम वस्तुओं के और पिछले 1 साल, मतलब कि इसमें वर्ष की बात होती है, जैसे पिछले वर्ष आपने कितना क्या किया, जबकि शेष वस्तुओं के संबंध में 30 दिन के उपभोग व्यय को शामिल किया जाता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना। क्लियर हुआ? चलिए अब विषय उठता है आपका गरीबी के प्रकार। देखिए, गरीबी 2 प्रकार से इसको मापते हैं आप, लेकिन गरीबी के कई प्रकार होते हैं। गरीबी के कई प्रकार होते हैं, लेकिन गरीबी को आप 2 आधारों पर मापते हैं। इन्होंने केवल 2 ही लिखे हैं, तो हम एक और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पहला है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब निरपेक्ष गरीबी। बोले सर ये क्या होती है? यदि किसी व्यक्ति के पास, निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास, किसी पर्सन के पास क्या नहीं हो, मूलभूत आवश्यकताएं वो पूर्ण ना करता हो। खासतौर पर क्या क्या नहीं हो सर इसके साथ में? यदि इसके पास में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, यदि ये सब इसके पास नहीं है, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो व्यक्ति गरीब कहलाएगा। और यह आपको 2 ही देशों में देखने के लिए मिलता है। एक तो होते हैं विकासशील देश और एक होते हैं अल्प विकसित देश। इन 2 ही देशों में आपको मिलती है, जिसको एब्सोल्यूट गरीबी कहते हैं, निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। परंतु एक रिलेटिव पॉवर्टी भी होती है। सर ये क्या है? इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति गरीबी की रेखा के ऊपर तो आया, लेकिन सापेक्ष गरीबी के ऊपर है, रिलेटिव गरीबी में है वो। बोले सर कुछ समझ में नहीं आया।
इसमें खासतौर पर आय असमानता, जीवन स्तर और ये देखने के लिए मिलता है। इसमें आय असमानता होती है। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। देखो, मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। एक बार मैं देख लेता हूं कि चीजें आपको, हाँ बिल्कुल विजुअल हो रही हैं चीजें। चलिए, मान लीजिए ए व्यक्ति है, इसके पास में क्या है, रोल्स रॉय कार है, और इसके पास है ओडी। कौन सी है, मान लीजिए कोई स्कॉर्पियो कह देते हैं। क्लियर, स्कॉर्पियो है इसके पास में, बी के पास में। देखो, समाज के दृष्टिकोण से आर्थिक रूप से दोनों क्या है, निरपेक्ष, गरीबी से ऊपर है। भाई इसके पास भी कार है, इसके पास भी, इसके पास भी घर है, इसके पास भी। लेकिन जरा समझो, जिसके पास रोल्स रॉय कार है, जिसके पास रोल्स रॉय गाड़ी है, उसने न्यू निकाली है, तो कुछ मुद्राओं की आय होगी, उसकी कुछ अर्निंग भी होगी। लेकिन जिसने स्कॉर्पियो निकाली है और इसकी उससे आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि सामने वाला गरीब है। वन फॉर एग्जांपल, मैं मान लीजिए महीने का 1 करोड़ रुपए कमाता हूं और कोई व्यक्ति महीने का 1 लाख कमाता है, तो मेरे सापेक्ष क्या हुआ, वो गरीब। क्लियर हुआ? हाँ, कमा वो भी रहा है, गरीबी रेखा में नहीं है, लेकिन मेरे से अगर आप सापेक्ष करो, कंपेयर करो, रिलेटिव अगर आप मेरे थ्रू देखोगे तो फिर गरीब है, फिर गरीब है। और ये मिलता है आपको कहां पर, विकसित देशों में। जो विकसित देश होते हैं वहां पर आपको मिलेगा आय की असमानता के आधार पर। कोई व्यक्ति हेड कांस्टेबल है, कोई कांस्टेबल है, तो कोई ऐसा ही है। कोई व्यक्ति पीसीएस अधिकारी है तो कोई आईपीएस अधिकारी, कोई आईएएस अधिकारी। तो गरीबी के प्रकारों के इसके साथ साथ आप तीसरा और रखोगे, इसमें ये 2 हैं, पहला दूसरा तीसरा, और इसके अंतर्गत आप पॉइंट रखोगे। और तीसरा पॉइंट यह है मानवीय गरीबी। मानवीय गरीबी बोले सर ये क्या है? इसमें क्या होता है, व्यक्ति खासतौर पर 3-4 पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। इसमें शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, इन सब के अलावा कैलोरी की बात होती है। इन सब की बातें इसके अंतर्गत होती हैं। और ये व्यक्ति यदि इनकी आपूर्ति नहीं कर पाता है, इनकी सप्लाई नहीं कर पाता है, तो ये गरीब कहलाता है। तो मानवीय गरीबी की अवधारणा को भी हमने समझने का प्रयास किया। क्लियर हुआ? चलिए, निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष आप देखोगे, गरीब से अर्थ है कि उस न्यूनतम आय पर जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक होती है, और जिससे परिवार जुटा आप देखोगे पाने में असमर्थ होता है। सापेक्ष गरीबी में आय की असमानता के आधार पर परिभाषित है। इस संबंध में विभिन्न वर्गों या देशों के निर्वहन स्तर पर प्रति व्यक्ति आय की तुलना में गरीबी का पता लगाया जाता है। तो विकसित और विकासशील देशों में आता है। अब विषय उठता है आपका कि सापेक्ष गरीबी को जो मापन की विधि होती है, इसको कैसे मापा जा सकता है। तो इसमें 2 विधियां हैं, एक है आपका लॉरेंज वक्र और एक है आपका गिनी गुणांक। दोनों आइए आपको जरा समझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि दोनों ही सेम होते हैं। देखो जरा समझना, मैं एक बना रहा हूं, इसको जरा समझना। पहले हम ले रहे हैं आपका लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र को जरा समझना। मैं कहूं आपकी इधर है इनकम ऊपर की तरफ, क्लियर, और इधर है आपकी जनसंख्या, यहां की जनसंख्या, इधर जनसंख्या और इधर आपकी आय है। देखो जैसे जैसे मान लीजिए ये 10 पॉइंट है, ये 20 है, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, ये देखो आय बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। बोलो, अब देखो यहां से ये सब एक लाइन में है। बोले सर बिल्कुल। तो ये जो है यहां पर हर व्यक्ति की आय एक समान, परंतु भारत में ऐसा नहीं मिलता है। यही आपका क्या है, लॉरेंज वक्र कहलाता है। ये लीजिए यहां से यहां तक, ये ए है और ये बी है। व्यक्तियों की आय समान है लेकिन सबकी एक सी नहीं है।
तो ये है आपका लारेंज वक्र। तो जनसंख्या के आधार पर ऐसे ही आता है गिनी गुणांक, यहां पर बना देते हैं गिनी गुणांक भी। देखो गिनी गुणांक को देखो, क्लियर। और उसमें इस प्रकार का एक झोल होता है, ये एक बॉक्स है, इसको आप बॉक्स मान सकते हैं, क्लियर। अब इसमें ये सब जनसंख्या है, ये भी जनसंख्या है, क्लियर। ये सब जनसंख्या है, इसको मान लेते हैं ओ, ये है आपका ए और ये है आपका बी। ये आपका क्या है, गिनी गुणांक के रूप में आता है। इसको अगर निकालने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी बटे जो आपका, माफ कीजिए, ए अपॉन ए प्लस बी हो क्या रहा है, दोबारा बना देते हैं वन सेकेंड, ए अपॉन ए प्लस बी। ए क्या है सर, यहां पर जो इसमें ये जो आपका गिनी गुणांक के अंतर्गत जो जनसंख्या, ये जो जनसंख्या इधर है ए में, और ये बी मतलब कि टोटल में, टोटल जनसंख्या में जो कितनी है, ये सापेक्ष गरीब है, ये इसके अंतर्गत के, और ये निकाला जाता है आपका 0 से 1 के बीच। अगर मान लीजिए किसी की रैंक 0 की तरफ है, यदि कोई 0 में है तो उसमें जो आपकी असमानता होगी, असमानता होगी वो कम होगी। यदि किसी की 1 है तो असमानता अधिक होगी, असमानता अधिक होगी, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से इसको निकाल लेते हैं। ये दोनों ही आपके गिनी गुणांक और उसके साथ साथ आपका क्या है, लॉरेंज हमने वक्र आपको बता दिए। आइए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट बता दी है लेकिन इसको समझ लेते हैं। लॉरेंज वक्र विधि खासतौर पर 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित की थी। किसी देश के लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात करता है और इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के स्तर से नीचे जीवन व्यतीत कर रही हैं। यहां पर है, देखो हमने बनाया था आपको, यह है लाइन ऑफ इक्वलिटी, लेकिन यहां से देखिएगा ये अनइक्वल हो गए, ये जो बीच के रीजन में है ये अनइक्वल में आ गए, कहां से इक्वलिटी आ गई, तो इससे आप समझ सकते हैं। फिर आता है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक में 1912 में खासतौर पर इटालियन सांख्यिकीविद कोरेडो गिनी आय के वितरण की विषमता को मापने की सबसे प्रचलित विधि है और आय के प्रत्येक युग्म के बीच अंतर को मापता है, जिसको गिनी गुणांक कहते हैं। देखिएगा यहां पर अभी आपको बना के भी दिखाए थे गिनी गुणांक में, ये वाला ए अपॉन ए प्लस बी। अगर आपको निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई 100 कर दो, अगर आप परसेंटेज में जाते हैं तो। क्लियर हुआ, हाँ बोले सर सही है, जिसको कोफिशिएंट भी कहते हैं, गिनी कोफिशिएंट। आइए, गिनी कोफिशिएंट का फार्मूला है, ये गिनी कोफिशिएंट ये मैं आपको बता दिया हूं। आइए थोड़ा और समझते हैं। गिनी गुणांक 2011 में इन्होंने कहा था कि आपकी जो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितना था, 0.378 था, और ये आपका 18-19 में कितना हुआ, 0.41। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल्स के अनुसार ये चीजें देखने के लिए आपको मिलती है। यहां पर है देखिएगा इसमें कितनी अनइक्वलिटी बढ़ती है। तो ये खासतौर पर गरीबी को लेकर के, लेकिन इसके अलावा अगर हम गरीबी के बारे में और थोड़ा सा आपसे विस्तार से बता दें और थोड़ा सा समझ लेते हैं तो चीजें और भी आप क्या है कवर कर सकते हैं। हालांकि रिवीजन तो आपका यही देखने के लिए मिलता है, लेकिन कुछ और चीजें मैं लिख करके लाया हूं तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। कई बार आपसे पूछा जाता है गरीबी के कारण, है ना, तो कारण भी थोड़े से जान लीजिएगा तो आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं, चलिए हाँ इसी पे लिख देते हैं कारण। देखो थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। हाँ देखिएगा कारण, देखो बोले सर कारण क्या है इसका, किसका कारण देख रहे हैं, गरीबी के कारण की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, मैं बस 5 ही पॉइंट आपसे कहता हूं, ये 5 पॉइंट हर एक के आप घोल के पी जाओ। तो पहला कारण है आपकी जनसंख्या वृद्धि, क्या है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है। आप कहोगे
जनसंख्या वृद्धि लगातार भारत में आपको देखने के लिए मिल रही है। आज अगर वर्तमान की बात कर लें तो भारत विश्व का 150 करोड़ आबादी वाला देश बन गया है, जो 2011-12 की जनगणना के अनुसार 2011 और 12 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो उस समय लगभग 121 करोड़ आबादी भारत की थी और आज कितनी हो गई है, 150 करोड़ प्लस हो गई है। तो लगातार जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। उसके साथ साथ आता है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या आता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। आज भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। इसको डेप्थ में बताएंगे अभी जब आपकी बेरोजगारी वाले पे आएंगे। तीसरा आप लिखोगे निर्धनता का दुष्चक्र है। क्या है, जो खासतौर पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो निर्धनता का एक दुष्चक्र होता है, यह आपको देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ अपर्याप्त आधारभूत कौशल विकास की कमी, स्किल डेवलपमेंट कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना की कमी भी आपको प्रतीत होती है। तो ऐसे कई कारण आप इसमें बता सकते हैं कि सर ये इसके कारण है। इन सब के अलावा संसाधनों का अनुकूलन प्रयोग का अभाव है, भ्रष्टाचार, लालफीताई, सरकार के पास पर्याप्त आप देखो गरीबी डाटा ही नहीं है, सरकार द्वारा चलाई जा रही जो परियोजना है उनका समय समय पर निरीक्षण परीक्षण नहीं किया जाता है, आय की असमानता, दक्षता का अभाव। तो कई ऐसे क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलते हैं जो गरीबी के महत्वपूर्ण कारण है। बोले सर समाधान क्या है इसका? समाधान भी सरकार की कई ऐसी स्कीम्स हैं, कई ऐसी योजना परियोजना हैं जो इसके समाधान की बात करती हैं। और समाधान क्या है मैं लिख देता हूं नोट करके, आप इसको उतार लेंगे। समाधान क्या है? चुनौतियां ही इनोवेशन के साथ क्या होती हैं? समाधान होती। देखो, आप केवल कारण तैयार करो, किसी चीज की समस्या आप बताओ, मैं उसका समाधान 2 मिनट में दे दूं। आपने कहा गरीबी, भारत सरकार ने इतनी स्कीम चला के रखे, उनका समय समय पर परीक्षण करो, डाटा आप कलेक्ट करो। आप गरीबी जो खासतौर पर निकालते हैं खर्च के आधार पर, आप गरीबी को आय के आधार पर निकालो कि भाई आय तो देखो ना। जब आय देखोगे तब तो आप वास्तविक चीजें पता चलेगी कि आय कहां से हो रही है, उसकी इनकम कितनी है उसकी। आप तो केवल एक पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। और सुझाव के तौर पर क्या कहोगे? सुझाव जो होगा, सुझाव ऐसा जो सही हो, झलके कि हाँ एक आईएएस की कॉपी चेक कर रहे हो, ऐसे सुझाव इनोवेशन के साथ। क्लियर? जो समाधान होता है ना, समाधान जो होता है, समाधान ही चुनाव है। देखो एक इसमें क्या है, मैं कहता हूं ना कि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो उसका एक स्किल होती है। और स्किल कैसे पैदा होती है? सब देखो लिंक है एक दूसरे से। बोले सर आज बता दो आप, आज मैं बता देता हूं। देखो आपको, आपने कहा समाधान, समाधान क्या है? चुनौतियां ही समाधान है इनोवेशन के साथ, कुछ उदाहरण के साथ में। फिर सर सुझाव क्या है? सुझाव क्या है सर? सुझाव क्या है? समाधान ही सुझाव है। ये सब लिंक है एक दूसरे से। आप मुझे एक भी प्रॉब्लम बताओ, मैं उसका बता दूंगा समाधान क्या है, फिर सुझाव भी दे दूंगा। समाधान जो होता है स्टूडेंट, समाधान ये होता है कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या किया और क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यही है आपका सुझाव। समाधान में सुझाव आपका मिक्स हो जाता है। आप कहोगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चलाया, गुणवत्ता को और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, रोजगार के अवसर शुरू करने के लिए नरेगा को मनरेगा, एमजी नरेगा, मतलब कि आप देखोगे रामजी नरेगा कर दिया गया। ऐसे आप बताओगे बिल्कुल। छात्रवृत्ति, पेंशन फ्री में आप देखोगे, उज्ज्वला मिशन चला दिए गए,
एलपीजी सिलेंडर को लेकर के, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के, नेशनल आप देखोगे फूड सेफ्टी एक्ट लेकर के आ गई, आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर के आ गई। तो आप बताओ ये सब क्या है आपके, लेकिन इनको समय समय पर जो प्रोग्राम चल रहे हैं इनका समय समय पर निरीक्षण होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, तब तो आप गरीबी को कम कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना, गरीबी आपका सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल में आपको देखने के लिए मिलता है गरीबी। ठीक है, गरीबी कौन सा है, पहला ही इसका जो गोल है वो गरीबी है। तो इस गरीबी को कम करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल आगे चलकर आपको कवर कर लेना है। बोलो चीजें क्लियर है कि नहीं, यहां तक बताओ चीजें आपकी क्लियर है कि नहीं। फिर मैं आपको कुछ और डाटा दूंगा, उसको भी ध्यान में रखना, जो आपके करंट अफेयर से संबंधित रहेगा। क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर है। हाँ, तो मैं कुछ लिख करके लाया था, कुछ डाटा है मेरे पास में। भारत सरकार का टारगेट है, क्या है सर, देखो मैं लिख करके लाया था। अभी क्या कहा है, अभी न्यू अपडेट आप कर लेंगे, जो भी यहाँ आपके पास नोट्स है तो कुछ अपडेट कर लीजिएगा, उसमें कुछ अपडेशन दे देते हैं। अपडेट क्या है, तो अपडेट कर लीजिएगा अपने नोट्स को। अपडेट्स ये है कि जो वर्ल्ड बैंक है, जो आपकी वर्ल्ड बैंक है, अगर हम इसके अनुसार देखें तो इसने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति की $3 से कम, क्या है, आप देखोगे $3 से प्रति व्यक्ति कम अगर कोई खर्च करता है प्रतिदिन, क्योंकि इसने 20 पर निकाला है, तो वो क्या होगा, गरीब होगा। उसके साथ साथ और इसी के अनुसार भारत में अगर हम देखें, इसी के अनुसार वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में क्या है, इंडिया में लगभग 800 मिलियन लोग क्या हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। ये नया अपडेशन है। भारत का टारगेट है, अपडेट कीजिए, भारत का टारगेट है कि 2030 तक कौन, इंडिया क्या करेगा, गरीबी को समाप्त कर देंगे। गरीबी को समाप्त कर देंगे। क्या आप कर दोगे, कोई नहीं कर सकता। आप सापेक्ष गरीबी को कर सकते हैं, निरपेक्ष गरीबी को कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट गरीबी को आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी को आप खत्म नहीं कर सकते। आप इस देश के अंदर सभी को अडानी अंबानी नहीं बना सकते, कुछ तो रेडी और खोमचे वाले रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर। इसके साथ साथ अपडेशन में आप लिखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, जो आपके गोल्स हैं, और इसमें गोल्स जो आपका है, तो गोल कौन सा है, 1 आपका, 1 वो कहता है जीरो हंगर, भूखमरी, गरीबी, ये सब है कि नहीं, हाँ, तो इसमें आप करोगे 2 है, इसको आप ध्यान में रखोगे। क्लियर हुआ। और उसके अनुसार अपडेटन में आप लिखोगे कि जो आपका मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स आता है कि नहीं, कौन निकालता है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, MDPI आता है कि नहीं, कौन प्रकाशित करता है इसको, इसको 2 संस्था है, UNDP और उसके साथ साथ आप देखोगे ऑक्सफोर्ड, जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी एक संस्था है, ये दोनों मिलकर के इसको पब्लिक करते हैं। और इन्होंने कहा है कि भारत में सुधार हुआ है। आप देखोगे कहां पर, शिक्षा, स्वास्थ्य में और जीवन स्तर में इसमें सुधार हुआ है, क्योंकि ये 3 पर निकालता है। 3 कौन कौन से क्राइटेरिया है, इसमें होता है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइवलीहुड, मतलब कि जीवन स्तर। और इन्हों का कहना है कि अभी क्या हुआ है, भारत में सुधार हुआ है। बोले सर कैसे सुधार हुआ है, पहले जो हुआ करती थी भारत में करीबी लगभग 53% हुआ करता था, लेकिन आज गिरकर ये आपका लगभग आप देखोगे 16% पर आ गया है। पहले कितना था, 53% था, और आज 2022 में है ये
2022 में 16% है। क्लियर? तो ये अपडेशन है, थोड़ा इनको ध्यान में आपको रखना है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्योंकि हमने कहा है आपसे कि 2 टॉपिक आपके कवर करवाने हैं, तो 2 के 2 टॉपिक हम आपके साथ में कवर करवाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। देखना, अब दूसरा टॉपिक आपका आ जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं खासतौर पर बेरोजगारी। आपको कि सर नोट्स लेकर के बैठते हो कि हाँ, जैसे ये अभी अपडेट करवाए थे, क्योंकि मैं कंप्यूटर तो नहीं हूं, कुछ चीजें मुझे अपनी अपडेट करनी होती हैं ताकि आपको नोट्स अपडेट बने और आप किसी भी व्यक्ति से अपने आप को कमजोर महसूस ना करो। मेरा उद्देश्य बेसिकली ये रहता है। चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका बेरोजगारी, और दोनों टॉपिकों को एक साथ ही रिलेवेंट करके ही समझते हैं तो तभी समझ पाते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर है। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो गरीब निश्चित रूप से होगा, यह ध्यान में रखना। आइए, यहां पर कह रहे हैं बेरोजगार, बहुत खतरनाक शब्द है ये। अनएम्प्लॉयमेंट, क्या बोलते हैं इसको? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार। क्लियर? देखो, अगर हम बात कर ले डेमोग्राफिक डिविडेंस के बारे में, मतलब कि भारत के बारे में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, ILO के अनुसार, ये कहते हैं कि 15 से 64 वर्ष की एज तक, आयु तक की बात कर लें तो व्यक्ति क्या होते हैं? रोजगार के अवसर सुनिश्चित होते हैं। मान लीजिए अगर हम भारत में देखें तो भारत में खासतौर पर वह व्यक्ति बेरोजगार कौन, पहले तो देखो इसको डेफिनेशन लिखवा देते हैं आपको, क्योंकि कई स्टूडेंट से डेफिनेशन नहीं लिखनी आती है तो हम लिखवा देते हैं। डेफिनेशन ये है, बेरोजगार कौन। जरा समझना, बेरोजगार कौन, क्वेश्चन ये उठता है ना। जब आपको ये पता होगा कि बेरोजगार सर ये है, तो आप तभी तो कुछ लिख सकते हैं। तो बेरोजगार कौन होता है जरा समझना। देखो, यदि कोई व्यक्ति श्रम बल की सूची में आता है, पहला, यदि कोई व्यक्ति श्रम बल की सूची में आता है, दूसरा, वह कार्य करने के लिए इच्छुक है, कार्य करने के लिए इच्छुक है, और तीसरा, उसको वेतन मिले और कार्य मिले, उसको वेतन मिले प्लस कार्य मिले। क्लियर? तो यह है क्या, उसको वेतन और कार्य दोनों। यदि, अब मैं कहूं, यदि यह तीनों होते हुए भी उस व्यक्ति को कार्य नहीं मिल पाता है तो वो बेरोजगार कहलाता है। मतलब देखो, कहने का तात्पर्य यहां पर यह है, बेरोजगार कौन है सर? बेरोजगार वह व्यक्ति है यदि श्रम बल का क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, उसकी आयु 14 से 15 वर्ष से 64 वर्ष की अवस्था में हो, तो व्यक्ति क्या है? श्रम बल की कैटेगरी में आएगा, लेबर फोर्स में आएगा, कार्य करने इच्छुक है, वेतन भी उसको मिले, कार्य भी मिले। यदि ये इसको नहीं मिल पा रहे हैं, वो कार्य ढूंढता ढूंढता थक गया, उसको नहीं मिल पा रहा है, वो वेतन चाहता है, वेतन नहीं मिल रहा,
वो इच्छुक है काम करने के लिए, उसको काम ही नहीं मिल रहा, तो वो व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है। क्लियर हुआ? तो बेरोजगार कौन होते हैं, यहां पर चीजें क्लियर हो गई। जैसे रोजी रोटी कपड़ा मकान है। देखो प्रॉब्लम यही है, मैं आपको रोजगार रोजगार बेरोजगार बेरोजगार समझा दूं, लेकिन उसकी डेफिनेशन आपको ना दूं तो आप क्या लिखोगे? तो इसकी एक हेडिंग में आप ये लिख सकते हो, और आप और छोटा कर दें संक्षेप में, अगर आप कहें तो और संक्षेप में कर देते हैं। आप लिख सकते हैं इसमें, यदि व्यक्ति कार्य इच्छुक होते हुए भी उसको होते हुए भी व्यक्ति को कार्य नहीं मिल पाता है, बेरोजगार कहलाता है। क्लियर? यदि कोई व्यक्ति है वो कार्य का इच्छुक होते हुए भी यदि उस व्यक्ति को कोई कार्य नहीं मिल पा रहा है तो वह बेरोजगार कहलाता है। ये और संक्षिप्त में डेफिनेशन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, मतलब कि बेरोजगार वह व्यक्ति है जो इच्छुक है, कार्य करना चाहता है, वेतन पाना चाहता है, लेकिन मिल ही नहीं रहा उसको, तो बेरोजगार कहेगा। रोजगार कौन है? इसके विपरीत होता है, कार्य इच्छुक है, कार्य भी मिल रहा है, वेतन भी चाहता है, उसके साथ साथ इच्छा भी। तो ये इसमें आता है रोजगार और बेरोजगार की अंतर्गत आपको देखने के लिए ये चीजें मिल जाती हैं। क्लियर हुआ? बोले बात सही है। तो और कुछ समझ लेते हैं, आइए जरा कुछ और भी समझेंगे। यहां पर आपको देखो, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत में जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंस है, मतलब कि जो आपकी कार्यशील जनसंख्या है, भारत में कार्यशील जनसंख्या देखो कितनी है। मान लेते हैं ये एक कंट्री है, इसको इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हम कहते हैं इंडिया ही लिख देते हैं, और इधर कोई दूसरा देश लिख देते हैं, मान लीजिए यूएसए लिख देते हैं। भारत में भी कितनी है? मान लीजिए 100% है। इसमें से 70% जो जनसंख्या है ये कार्यशील है, कार्य में लगी हुई है, और इसमें बचा कितना? 30%। ये 30% संख्या क्या है? यही आपका बोझ है, यही है बेरोजगार। अब वैसे ही अगर हम बात कर ले यूएसए की, तो यूएसए में अगर हम देखें, यूएसए मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं, यूएसए में भी 100% जनसंख्या है, इसमें से मान लीजिए 30% कार्यरत है, तो बचा कितना? 70। ये जो 70% जनसंख्या है ये बोझ है, ये बेरोजगार है। अब इसकी पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के काम सरकार करती रहती है। भारत में औसतन 54% जनसंख्या 25 वर्ष की आयु की है और जो कार्यशील पाई जाती है। ये भी आपको बता देते हैं, जो आपकी 25 वर्ष की जो जनसंख्या है भारत में, देखो जिसकी आयु 25 वर्ष है वो लगभग 54% है। तो इसलिए जो भारत है ना, वो युवाओं का देश कहा जाता है, यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है भारत में। कार्यशील जनसंख्या की बात कर ले, अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। कार्यशील जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, दो स्तर पर देखो। 2011-12 में कितनी थी? 2011-12 में थी 761 कितनी थी? मिलियन। और अभी 2025 में कितनी हो गई है? इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, 869 मिलियन। कितनी हो गई है? 869 मिलियन। तो अभी इतनी है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? बोलो चीजें एकदम क्लियर हुई कि नहीं? आनंद की अनुभूति यहां तक हुई कि नहीं? बोलो हाँ। बोले सर चीजें एकदम क्लियर हैं, बस आप थोड़ा सा इसी तरीके से स्पीड बना के रखिएगा और सेशन को कंटिन्यूअसली इसी तरीके से करते रहिएगा।
हाँ, मैं थोड़े बाल वाल देख लेता हूँ अपने, सही है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर 2 बार होता क्या है, ये क्लास में दोपहर में थोड़ा सा क्योंकि सर्दी है तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस क्लास को, तो एक्चुअली क्या है, मक्खी आ जाती है तो कई बार सिर पे हाथ चला जाता है ना, तो सही नहीं रहता है, आ जाती है, अब क्या कर सकते हैं। 1-2 मक्खी मेरे रूम में रहती है और मैं उसको मतलब कि उसको मारना नहीं चाहता हूँ बेसिकली, तो इसलिए वो रहना सीख गई है मेरे साथ। आइए तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को और आगे विस्तार देने का प्रयास करते हैं। देखो, तो हमने अब तक क्या कहा आपसे, हमने आपसे अब तक बेरोजगारी के बारे में चीजों को देखा। तो लगभग 15 से 64 वर्ष की आयु इसमें रखी गई है। वर्किंग जो पॉपुलेशन होती है इसमें आप देखोगे स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, कार्य करने की योग्यता और क्षमता भी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। 2 शब्दों को समझते हैं, एक होता है लेबर फोर्स और एक होता है वर्क फोर्स। जरा समझना, दोनों में अंतर है। बोले सर कैसे, आज तक हमें समझ में नहीं आया, आज समझा देंगे। देखो, लेबर फोर्स का मतलब है आपकी कुल जनसंख्या में से, टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंट हैं जो 15 से 64 वर्ष की आयु तक आते हैं। इस टोटल में कितने परसेंट है वो आपके कहलाते हैं लेबर फोर्स। वर्क फोर्स कहलाते हैं वह जो आपकी 15 से 64 वर्ष तक की जनसंख्या थी, इसमें से कितने कार्य में शामिल हैं, कार्यशील है, उसको कहते हैं आपकी वर्कफोर्स जो काम कर रही है। श्रम बल होता है कुल में से, कुल जनसंख्या में से 15 से 64 वर्ष, और कार्य वर्क होता है कौन सा, वर्कफोर्स होता है आपका 64 से, आप देखोगे 15 से 64 वर्ष तक की जो आयु है उसमें से कार्यशील कितने हैं, जो जनसंख्या लेबर फोर्स है उसमें से। अगर एक ग्राफ बना ले तो कैसा रहेगा, ग्राफ बना ले तो एक ऐसा रीजनिंग खेलते हैं थोड़ा सा, तो ये आपको रीजनिंग मिलेगी। ये होता है आपका, आप देखोगे वर्कफोर्स, इसको लिखेंगे WF और बाहर लिख देंगे आपकी लेबर फोर्स, क्योंकि सभी वर्कफोर्स किस में आते हैं, लेबर फोर्स में आते हैं, और कुछ आपके लेबर फोर्स किस में आते हैं, वर्क फोर्स में आते हैं। क्लियर, तो ये आपका ग्राफ बनता है। 15 से 64 वर्ष की आयु के स्वस्थ व्यक्ति जो कार्य करने की योग्यता है, क्षमता और इच्छा रखते हैं, अर्थात वे स्वैच्छिक रोजगार खासतौर पर वर्क फोर्स लेबर फोर्स में आते हैं। क्लियर, तो इसको कैसे निकालते हैं, वर्क फोर्स माइनस लेबर फोर्स, इस तरीके से निकाल लेते हैं। जो वर्क फोर्स होता है ये श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जिसे रोजगार प्राप्त हो चुका है। बेरोजगार बराबर कितना है, वर्क फोर्स बराबर कितना, आप निकाल सकते हैं, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स निकाल दो तो इससे चीजें आ जाती है। क्लियर हो गया। यदि आप लेबर फोर्स में से, मान लीजिए लेबर फोर्स आपका कितना था, मैंने कहा कुल जनसंख्या किसी राष्ट्र की मान लीजिए 100% थी, ये टोटल जनसंख्या थी। इस टोटल में से मैं कहूं आपकी 70% जो जनसंख्या थी वो काम योग्य थी, जिसकी आयु कितनी थी, 15 से 64 वर्ष की आयु थी, ये काम कर सकती थी 70%। लेकिन इस 70% में से भी आज आपकी मात्र और मात्र 30% जनसंख्या कार्य कर रही है, कार्यशील है। तो ये है आपका वर्क फोर्स जो अभी काम पर है। बाकी के बचे कितने, बाकी के बचे आपके 40। ये 40% जो पॉपुलेशन है ये बेरोजगार है। ये क्लियर हुआ। हाँ, चलिए आगे बढ़ते। बेरोजगारी की अगर हम बात कर लें, बेरोजगारी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी के अंतर्गत, श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं। न्यूनतम वेतन आप देखोगे कार्य प्राप्त नहीं कर पाता है कोई व्यक्ति, तो बेरोजगार कौन है भाई, श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति जिसकी आयु कितनी हो चुकी है, 15 से 64 वर्ष है, वो व्यक्ति होगा। न्यूनतम वेतन पर भी कार्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो वो बेरोजगार होगा, स्वाभाविक है। आइए जरा देखते हैं आगे। देखो, जब किसी देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है और काम करने के लिए राजी होते हुए भी लोगों को प्रचलित मजदूरी कार्य नहीं मिलता है, तो ऐसी अवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट की संज्ञा दी जाती है, बेरोजगार की कहते हैं। बेरोजगारी का होना या ना होना श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। आइए जरा देख लेते हैं बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार। तो थोड़ा प्रकार पर आपको बताते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, थोड़ी प्रकार चला देते हैं इस पे, है ना। बोले सर बिल्कुल, आइए जरा देखते हैं। देखो, हम कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का। पहला है आपका खुली बेरोजगारी।
एकदम खुली बेरोजगारी, मतलब व्यक्ति को रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है, व्यक्ति को रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है, वो खुली बेरोजगारी है। वो कार्य की क्षमता रखता है, जो एज इजिबिलिटी उसको लिए चाहिए वो उसके उसमें है, लेकिन उसको मिल ही रहा है। इच्छा रखता है, आयु पूरी है, स्किल भी है वो उसके पास में, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। क्लियर हुआ? दूसरा है अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कम समय के लिए रोजगार मिला, कम समय के लिए। उदाहरण के साथ देते हैं, क्योंकि उदाहरण में थोड़ा आनंद मिलता है। उदाहरण की बात कर लें, जो स्विगी पर हैं, जो जोमेटो पर हैं, जो आपके फ्लिपकार्ट पर हैं, जो अमेजोन पर, ये जो वर्कर है ना, इनके सामने 24/7 हावर ये लगी रहती है। ऐसा ना हो कहीं स्विगी और फ्लिपकार्ट की तरफ से या अमेजोन की तरफ से, या आप देखोगे जिसकी भी तरफ से, जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म है, कोई मैसेज आता है और कहे जाओ, क्योंकि यह अल्प बेरोजगारी है। यहां पर कम समय के लिए आपको काम मिल रहा है, कम समय के लिए, फिर आप बेरोजगार रहोगे। थोड़ा सा काम कर लिए फिर। घर्षणात्मक जो आपकी बेरोजगारी होती है, घर्षण जनित बेरोजगारी का मतलब होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, अगर हम बात कर लें, ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और बी है। मान लो एक कंपनी है, माफ कीजिएगा कंपनी है, और एक्स व्यक्ति मान लेते हैं, और ये भी आपकी कोई कंपनी है। तो पहले एक्स क्या करता था, ए में काम करता था, लेकिन हुआ क्या, अब एक्स ए में काम ना करके अब किस में करने लगा है, एक्स बी कंपनी में काम करने लगा है। तो इसके बीच में जो समय लगा है ना, इसको ऐसा थोड़ा ही नहीं होता है कि ए से काम छोड़ा फिर बी में जाके करने लगा, ऐसे तो नहीं होता ना। कुछ टाइम तो लगा होगा, कुछ दिन तो लगे होंगे, कुछ मंथ भी लगे होंगे वहां पर सेटिंग बैठाने में। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? एक होती है आपकी चक्रीय बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, खासतौर पर जैसे अर्थव्यवस्था, चक्रीय बेरोजगारी में खासतौर पर जीडीपी पर यह डिपेंड करती है। कुछ इस प्रकार से ये चलती है। देखो, चक्रीय बेरोजगारी कुछ इस प्रकार से चलती हुई आपको प्रतीत होगी, कुछ इस प्रकार से। ये है एक रिदम, इस तरीके से ये चलती है। यहां पर जीडीपी आप देखोगे अपने उच्च बिंदु पर पहुंची है, यहां पर गर्त में चलेगी, डेप में चलेगी। ये सामान्य है, ये ऊंची है। तो कभी ऊपर और कभी नीचे, जीडीपी में कभी मंदी आता है, कभी सुधार आता है। तो ये खासतौर पर बाजार अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। अगर मार्केट के अंदर किसी वस्तु की क्या हो जाती है, डिमांड यदि ज्यादा हो जाती है, तो आप देखोगे उसका रोजगार भी बढ़ जाता है। डिमांड कम, रोजगार कम। एक है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब है कि शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति भी क्या है, बेरोजगार आपको सड़कों पर दिखते हैं। मैं ऐसे पर्सन को जानता हूं, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो टैलेंटेड है, लेकिन क्या आज कंस्ट्रक्ट साइट पर काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर विद्यार्थी आप देखोगे अपने अधिकारों के लिए लड़ता है तो उसको लाठी मिल जाती है। ये शिक्षित बेरोजगारी है। प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है, ये आपको देखने के लिए मिलती है कहां, ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर पर एग्रीकल्चर में। बोले सर कैसे? मान लीजिए ये खेत ले लेते हैं, ये लीजिए एक खेत ले लिए हैं और यहां पर कोई फसल उत्पाद कर दिए हैं, और यहां पर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ये दो व्यक्ति इस खेत में काम करते थे और अपने घर का पालन पोषण करते थे, और जितना उत्पादन होता था इनसे इनका जिंदगी ठीक चल रही थी। मतलब कि अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, जरूरतें पूरी कर पा रहे थे ए और बी। हुआ क्या, दुनिया भर में एक आया था कोविड-19। अब कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन लगा, तो शहरों से लोग क्या चले गए, गांव में चले गए। और गांव में चले गए, मान लीजिए पहले ए और बी ही इसमें करते थे उत्पादन, और इसका उत्पादन हुआ करता था, प्रति फसल का उत्पादन मान लेते हैं 100 आपका टन का उत्पादन होता था। 100 टन ये उत्पादन करते थे कोई भी वस्तु का, चावल गेहूं जो भी मान लेते। लेकिन हुआ क्या, अब दो और आगे, मान लीजिए इसमें कौन आगे, अब हो गए ए, बी, सी और डी। ये जो आपके कोविड में आए थे सी और डी, ये शहर से आगे थे गांव, और पूरे 2 वर्ष रहे गांव में। अब मुझे बताओ, अब भी ये उत्पादन कर रहे हैं इसमें, आज भी ये उत्पादन कितना है, 100 ही आप देखोगे टन उत्पादन हो रहा है, उससे बढ़ा ही नहीं। लेकिन इसके मध्यस्थ पहले 2 व्यक्ति थे, अब 2 और आगे 4 हो गए। व्यक्ति 4, अब भी एफिशिएंसी इतनी ही रही, उत्पादन आज भी उसमें इतना ही रहा। तो इसको बोलते हैं खासतौर पर क्या, प्रच्छन्न बेरोजगारी। यदि अतिरिक्त श्रमिक की आप देखोगे सीमांत उपलब्धता या फिर शून्य हो जाती है, तो उसमें आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ साथ और भी बेरोजगारी के आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे और बेरोजगारी के हम बता देते हैं कारण।
यहां पर समझ ले, और बेरोजगारी के कारण भी बता देते हैं। एक और प्रकार है आपका जिसको बोलते हैं मौसमी। क्या बोलते हैं? मौसमी। ये आपको कृषि में मिलता है, स्पेसिफिक कृषि में देखने को मिलेगा। देखो, जब फसल की आप देखोगे कटाई होगी तब इनको रोजगार मिलेगा, जब उसकी गुड़ाई होगी तब रोजगार मिलेगा, जब नलाई होगी तब रोजगार मिलेगा, बाकी के समय ये बेरोजगारी में रहते। तो कृषि में अधिक पाई जाती है। शहरों में जो कंपनी कृषिगत क्षेत्र पर निर्भर होती हैं उस पर भी ये आपको देखने को मिलेगी। मान लीजिए कोई कंपनी है प्राइमरी सेक्टर पर डायरेक्ट डिपेंड है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें भी क्या है, मौसमी बेरोजगारी आपको मिलती है। तो ये बेरोजगारी के क्या है, कारण है, प्रकार है, माफ कीजिएगा प्रकार है, और यहां पर इन्होंने बता दिया है। तो खुली बेरोजगारी या फिर प्रत्यक्ष बेरोजगारी है श्रम बल के अंतर्गत आने वाला वह व्यक्ति जो न्यूनतम वेतन पर भी आप देखोगे कार्य प्राप्त नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं। अल्प बेरोजगार उसको कहा जाता है जो श्रम बल के अंतर्गत आने वाला वह व्यक्ति जो योग्य और क्षमता अनुसार कार्य प्राप्त ना कर पा रहा हो, मतलब कि काम करना चाहता है, उसकी क्षमताएं हैं लेकिन उसको नहीं मिल पा रहा है। घर्षणात्मक बेरोजगारी मतलब कि किसी कर्मचारी द्वारा एक रोजगार को छोड़कर के दूसरे रोजगार करने के बीच का जो अंतराल है, जो समय लगा है, इसमें इसका मनी भी लगता है, इसका समय भी लगता है, दोनों चीजें लगती हैं, तो उसमें क्या लेते हैं, चक्रीय जो आपकी बेरोजगारी होती है ये बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तेजी और मंदी के समय आने वाले बेरोजगारी पर होती है। मान लीजिए किसी वस्तु की डिमांड बढ़ेगी तो आप देखोगे उसका क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन अगर किसी वस्तु का बढ़ेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। यदि रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो आपकी इससे आप देखोगे बचत बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी तो आपका निवेश भी बढ़ेगा। क्या क्या होगा, उसके बाद आपका निवेश भी होगा। और देखो यदि आपकी आय बढ़ती है तो और क्या होता है, आपका खर्च भी बढ़ जाता है। और यदि खर्च बढ़ता है तो ध्यान में रखना है, यदि आपका खर्च बढ़ता है तो आपका फिर से डिमांड भी बढ़ जाती है। क्लियर? तो ये एक साइकिल के रूप में चलता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था पर ये चीजें होती हैं। शिक्षित बेरोजगारी है कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण तकनीकी कुशलता में कमी के कारण वाली बेरोजगारी। मतलब शिक्षा तो उसने पाई, पढ़ा लिखा तो है, लेकिन जो उसको स्किल चाहिए थी वो स्किल तो नहीं है, उसको कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं है, उसको कुछ आता ही नहीं है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रमिक कार्य में तो रोजगार होता है लेकिन उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था एक खेत का, फसल का उत्पादन का। क्लियर? चलो यहां तक चीजें क्लियर हैं? बाकी की संरचनात्मक बेरोजगारी आप जानते हैं, जहां पर वो स्किल ना हो, वो लेवल ना हो, जो आप खासतौर पर देखना चाहते हैं वो चीजें ना हो, तो ये चीजें इसमें आती हैं। क्लियर हुआ? हाँ, आइए देखिए ग्रामीण बेरोजगारी की अगर हम बात कर लें, जो आपकी ग्रामीण बेरोजगारी है वो क्या है। CMIE द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 तक ग्रामीण बेरोजगारी दर आपकी कितनी थी, 8.3% थी, जो कि शहरी बेरोजगारी 8.8% थोड़ी कम थी। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अधिक विकल्प मौजूद हैं, बल्कि क्या है उसके बारे में आता है आगे आपका शहरी बेरोजगारी। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी अधिकता देखने के लिए मिलती है, वहीं शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक, शिक्षित और तकनीकी प्रकार की बेरोजगारी आपको मिलती है। तो यह भी ध्यान में रखना है कि शहर में कौन सी बेरोजगारी है और गांव में कौन सी बेरोजगारी होती है। शहर में जो बेरोजगारी होगी, अगर आप मान लीजिए शहर में रहते हैं और यदि आप शिक्षित नहीं है तो स्वाभाविक है आपको वो तनख्वाह बेरोजगारी में ही रहोगे। आप उद्योगों में काम कर रहे हैं लेकिन वो नहीं, तकनीकी आपने नहीं सीखी है, तब आप बेरोजगार रहोगे। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है आप देखोगे प्रच्छन्न बेरोजगारी मिल जाती है, एग्रीकल्चर में चले जाते हैं, मौसमी बेरोजगारी मिल जाती है, चक्रीय बेरोजगारी मिल जाती है ना, ये कई बेरोजगारी यहां पर आपको मिलती है। अब संरचनात्मक बेरोजगारी मिलती है, संरचनात्मक जिसको कहेंगे। संगठित क्षेत्र बनाम असंगठित क्षेत्र। देखो संगठित क्षेत्र में क्या होता है, इसमें ज्यादा खासतौर पर MSME सेक्टर आते हैं,
जीडीपी में इसकी अहम भूमिका है। 2019-20 के दौरान कुल जीबीए में लगभग एमएसएमई का कितना 32% हिस्सेदारी थी। कुल निर्यात में एमएसएमई से जुड़े लगभग 49% हिस्सेदारी थी और गैर कृषि एमएसएमई में 11 करोड़ से भी अधिक लोग रोजगार में संलग्न हैं। तो जरा समझ सकते हैं 150 करोड़ की आबादी में एमएसएमई वो सेक्टर है जहां पे रोजगार आपको अधिक दे रहा है, इसको आप समझ सकते हैं। ये एक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टोटल आप देख लोगे एम्प्लॉयमेंट का देके रखा है। 2012 में देख लो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कितना था 83% था और ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना था 17% था। उसके साथ साथ 2017-18 में देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना था, खासतौर पर अगर हम देखें टोटल का बात कर रहे हैं तो 86% था और ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना था आपका 13% था। सोर्स है आपका कंपाउंडेड फ्रॉम एनएसएस की आपकी 68 यूनिट लेवल डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट 2011-12 पीरियोडिक आपका लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 के तहत ये डेटा लिया गया है। महिला पुरुष आपको रोजगार भी देखने के लिए आपको मिलता है। क्या है, महिला पुरुष आपको रोजगार भी देखने के लिए मिलता है। ऐसी होती है आपकी सापेक्ष बेरोजगारी, ऐसी होती है निरपेक्ष बेरोजगारी, जिस तरीके से गरीबी भी आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर हुआ? हाँ, बोलो चीजें क्लियर हैं कि नहीं? चलिए तो और चीजों को अभी हम समझते हैं। महिला पुरुष बेरोजगारी की अगर हम बात कर लें तो इसमें 2020 में रोजगार पर सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार पहली बार नौकरियों में शहरी महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक पाई गई। कब? 18-19 में। शहरों में कुल आप देखोगे कितना 52.1% महिलाएं और पुरुषों की आबादी की देख लें कितना है 45.7 कामकाज। तो शहरों में जो महिलाएं हैं, शहरों में जो वुमेन है उनकी कार्यशील अधिक है। स्वरोजगार एवं आप देखोगे अस्थायी मजदूरों में महिलाओं की हिस्सेदारी घटी है। नौकरी में उनकी हिस्सेदारी करीब 10% के आसपास बढ़ी है। आज महिलाएं खासतौर पर नौकरी में एक्टिव ज्यादा है, तो आप भी हुई, आप भी उसका पार्ट बनिए। भारत में बेरोजगारी की प्रवृत्ति की अगर हम बात कर ले, क्या है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का विस्तार अधिक है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बेरोजगारी का अधिक विस्तार है और कुल बेरोजगारी में शैक्षणिक बेरोजगारी का क्या है विस्तार अधिक है। यहां तक कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी अधिक आपको देखने के लिए मिलती है। तो यह है खासतौर पर ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन सर आपने एक चीज नहीं बताई है, आपने ये नहीं बताया कि सर बेरोजगारी के कारण क्या है। बिल्कुल, कारण भी आपको समझा देते हैं बेरोजगारी के क्या क्या कारण है। देखो, मात्र आपको 5 कारण हम बताएंगे और 5 कारण में आप क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। हाँ, हम लिख करके लाए हैं। बिल्कुल, चलिए तो जरा देखते हैं। देखिए, अगर हम कारण की बात कर लें, भारत में बेरोजगारी का कारण इसमें समझा देते हैं, एक स्लाइड में लेकर के आए। देखो तो क्या है कारण, हम देख रहे हैं। तो कारण क्या क्या है जरा समझना। पहला कारण है आपका उदारीकरण। बोले सर ये क्या है? देखो, हुआ क्या था आपका 1990-91 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ और इसके तहत हुआ था उदारीकरण, मतलब कि हम लिबरल हो गए। तो विदेशी आपके आक्रांता आने लगे, विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्टर आने लगे। तो विदेशी जो कंपनियां आई एलपीजी रिफॉर्म के बाद, तो इसके माध्यम से क्या हुआ, उदारीकरण हुआ। तो हमारे यहाँ के जो एमएसएमईज थे, जो आपके कुटीर उद्योग थे, वो समाप्त हो गए या फिर उनमें कमी आ गई। तो उनमें संलग्न जो जनसंख्या थी वो बेरोजगारी की तरफ चलेंगे। खासतौर पर इन्होंने मशीनीकरण पर फोकस किया और हमारे यहां पर हस्तशिल्प उद्योग था। इसके कारण क्या हुआ था, मशीनीकरण हुआ। हर एक वस्तु का उत्पादन किससे, मशीनों से। लेकिन भारत में क्या है, कुटीर उद्योग हैं, हस्तशिल्प हैं। क्लियर? हाँ, बिल्कुल सही बात है। लघु उद्योग हैं, प्रतिस्पर्धा से बाहर होते चले गए। दूसरा कारण आप बताओगे, दूसरा कारण है संविदा नौकरी को बढ़ावा देना।
संविदा नौकरी को बढ़ावा देना। आज जो नौकरी है आपकी संविदा पर देखने के लिए आपको मिल रही है। भाई जोमेटो स्विगी क्या है, ये सब संविदा तो ही। एजुकेशन डिपार्टमेंट संविदा पे जा रहा है, डॉक्टर डिपार्टमेंट आपका संविदा पर जा रहा है। क्लियर हुआ? आप अगर एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आप सरकारी डॉक्टर नहीं बनना चाहते, एमबीबीएस की डिग्री है, आप प्राइवेट डॉक्टर, आप हॉस्पिटल में जाने लगते हैं कि मैं सर्जन हूं XYZ का और मुझे आप बुलाइए, तो आपको बुलाते हैं वो ऑपरेशन के लिए। आपका ऑफिस है, आप जाते हैं आस पड़ोस के कई ऐसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने के लिए या सर्जरी करने के लिए। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। तीसरा आपको हो गई कृषि उपक्षित। हुआ क्या है, क्योंकि हम अपनी ग्रोथ ही नहीं पहचान पा रहे हैं, कृषि की हमने क्या कर दी गई है, कृषि की आप देखोगे उपाक्षित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि बेरोजगारी का एक कारण कृषि भी है। कृषि आज भी हमारी किस पर है, परंपरागत है, आज भी इसमें मशीनीकरण नहीं है, जबकि इसमें लाई जाए। किसान आज वही परंपरागत तरीके से, रूढ़िवादी तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं। अगर वो धान की रोपाई करेंगे तो वही पौंड बना देंगे, उसका एक लेक बना देते हैं उस खेत का, पानी ऐसे भर देंगे चारों तरफ से, जबकि धान की फसल ऐसे नहीं होती। उसके साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र की अगर हम बात कर लें, विनिर्माण, तो विनिर्माण का जो रीजन है वो भी हमारे यहां पर कम है। आप हमारी जीडीपी की बात कर लो, तो जीडीपी में पहले देखो 1950 में प्राइमरी सेक्टर का योगदान लगभग 50% प्लस था, और आज की हम बात कर ले, आज सर्विस सेक्टर का योगदान आपका लगभग 56% के आसपास पहुंच गया है, और सेकेंडरी सेक्टर जो है विनिर्माण, वही आपका 28 और 29 पर आज ही घूम रहा है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं। इन सब के अलावा जो आपका विनिर्माण है और अवसंरचना, अपसंरचनात्मक जो आपका है, तो इसके कई कारण हैं, आप बहुत कारण लिख सकते हैं। कौशल विकास की कमी है, पढ़े लिखे हैं। अभी मैं आप में से कई विद्यार्थी होंगे, मैं आपके हाथ में दे दूं, लो माइक बोलो, इस पे ये माइक है, बोलो, लो मुझे पढ़ाओ टॉपिक, आप कांपना शुरू कर देंगे, आपकी बॉडी वाइब्रेट करने लगेगी। यही तो रीजन है। तो ऐसे कई कारण हैं। गुड क्वालिटी जॉब, तो कैसे कई कारण हैं, आप बहुत कारण लिख सकते हैं। क्लियर? आप लिख सकते हैं कौशल विकास का अभाव है सर, कौशल विकास आप कर सकते हैं। क्लियर? ये कई कारण हैं। बोलेंगे सर समाधान क्या होगा, कारण ही क्या है, समाधान है। प्लस स्कीम्स के साथ, योजनाओं के साथ में, स्कीम्स के साथ जो योजनाएं हैं सरकार की, उनके साथ में आप समाधान कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय व्यूवर्स, बेसिकली हम फाइनली पहुंच गए हैं। दोनों टॉपिक हमने आपके अब तक कवर कर लिए हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा, अपना फीडबैक आवश्यक रूप से दें और बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगती है, पसंद आई कि नहीं। फिर हम आपसे जल्दी मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, अन्य और विषय पर। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।